ओके, सो लेट्स स्टार्ट, है ना? तो हम लोगों ने इतना देख लिया था। वेरिएबल्स वगैरह हम लोगों ने हल्के फुल्के इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, उनके बीच का जो ऑपरेशन है बेसिकली देखो यहाँ पे प्लस माइनस वन। तो देखो, मेन पॉइंट ये है कि प्रोग्रामिंग में कंप्यूटेशन तो शामिल है ना? अब जो कंप्यूटेशन होता है वो तो डेटा पे होता है। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज चाहिए ना, इनपुट तो चाहिए ही चाहिए, स्टोरेज भी होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लार्जली तो मशीन्स पे या फिर, है ना, टू ए ग्रेट एक्सटेंट सर्वर पे या फिर कंप्यूटर पे भी हो रही होती है। तो स्लोली वी विल ट्राई टू आल्सो अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग इन जनरल एज वेल। केवल प्रोग्राम ही को नहीं करना है ना? प्रोग्रामिंग में सी हो चाहे पाइथन हो चाहे कुछ भी हो, वी विल ट्राई टू आल्सो ब्रॉडन द आउटलुक एज वेल। ठीक है। अब नंबर्स पे ऑपरेशंस की बात है, तो नंबर्स तो बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं, ये अभी तो हम लोगों ने इतने ऑपरेटर यूज किए। वेरिएबल नंबर टाइप के हो सकते हैं, नंबर बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं। ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। थोड़ा बहुत हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। वेरिएबल टाइप्स को हमने बहुत अच्छे से भी डिस्कस नहीं किया है। जैसे देखो, इंटीजर है, ठीक है, ये कैरेक्टर है। स्ट्रिंग्स यूज होती है नाम में, पते में, या फिर कोई भी एक सर्टेन टाइप ऑफ कैटेगरी तुम्हें देनी हो, कोई एडजेक्टिव हो, हजार तरह की बातें। ठीक है। हाँ, बूल तो वो होता है कि जीरो और वन, हम लोग कभी कभी ट्रू और फॉल्स को यूज करना चाहते हैं, तो उसकी जगह क्या होता है कि हम लोग वो ऑपरेटर लगाएंगे, जहाँ पे कंडीशंस वगैरह लगाएंगे कि हाँ ठीक है, ये जीरो के बराबर है, पाँच के बराबर है, छः के बराबर है। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें कंडीशंस तय करनी होती है कि ये कोई कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कर दो। जब मशीन खुद, चाहे प्रोग्राम या मशीन जो भी मान लो, वो खुद फैसले लेती है सर्टेन कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है। तो वहाँ पे हमें कंडीशन बनानी पड़ती है, इफ एल्स वगैरह लगाते हैं। और अगर बार बार करवाना होता है किसी मशीन से कुछ भी, तो हम वहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं। यदि हम लोग ने लूप वगैरह इसमें यूज नहीं किए हैं, फंक्शंस में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तभी तो बस केवल वेरिएबल्स वेरिएबल्स की बात चल रही है ना? तो लाओ ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक फंक्शन लिखते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। फंक्शन में देखो क्या होता है, फंक्शन का ऐसा सीन है, पाइथन का भी मुझे प्रॉपर सिंटेक्स तो नहीं याद है, या फिर नहीं पता, बट मोस्ट लाइकली फंक्शन ऐसे होते हैं कि लाइक से शो डेटा का मैं फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें सेमी कॉलन नहीं लगता है। अब यहाँ पे पीली लाइन इसलिए दिखा रहा है, उसका रीजन ये है कि इसको ये पता है बात कि अभी तो शो डेटा नाम का कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना? उसमें मोस्ट लाइकली ये ऐसे करके डिफाइन, ऐसा करके कुछ ना कुछ होता होगा। सी में तो ऐसा ही होता है। मेन चीज समझने लायक ये है कि फंक्शन कुछ यूजली एक डेटा रिटर्न करता है प्रोसेस करने के बाद, और उसमें कुछ उससे कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं। जैसे मान लो मैं इसे दो पैरामीटर दे दूं, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करा दूं इक्वल टू ए इंटू बी, और रिटर्न करा दूं कैलकुलेशन का वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से फंक्शन होता है, इसमें कुछ इनपुट्स डालते हैं हम लोग, और फिर उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, और देन अल्टीमेटली इट रिटर्न समथिंग। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, फंक्शंस मैंने थोड़े इंट्रोड्यूस कर दिए। चलो हम लोग बाद में आ जाते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, हटा देंगे मतलब, इधर बने रहने दो। इस पे आ जाते हैं जो हम लोग कर रहे थे एग्जैक्टली, यहाँ से थोड़ा बिल्ड करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे मान लो कि दो कार हो। ठीक है। अभी तो हम लोग ने स्पीड, डिस्टेंस, मास, एक कार 10 की है, मास वन, और दूसरी कार जो है वो मान लो कि 30 किलो की है। बिल्कुल हो सकता है, वेरिएशन तो होता ही है ना? किसी में टायर बड़े लगे हैं, छोटे लगे हैं, वगैरह वगैरह। तीसरी कार में बना लेता हूँ, मास थ्री इज इक्वल टू 40। सॉरी, स्पेस नहीं हो सकता वेरिएबल्स के नाम। ठीक है, हमने तीन कार कर ली, उसको मैं नाम दे देता हूँ, कार वन, कार टू, कार थ्री। ठीक है। अब मान लो मैंने देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि भी इसमें सारा जो इनपुट है चाहे आउटपुट है, वो स्क्रीन पे ही हो रहा है, यहीं पे हो रहा है ना? ऐसे ऐसे करा दिया मैंने, अभी तो यही गलत है ना, यहीं पे गलती है। हटा देते हैं इसको, चलो। ठीक है, ये इनपुट मांग रहा है इस चीज के लिए, तो अभी तो हम लोग यही स्क्रीन पे आउटपुट कर रहे हैं ना?
फिजिकली बाहर तो वर्ल्ड में कोई मशीन ऑपरेट हो ही नहीं रही, क्योंकि फिर वो रोबोटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। रोबोटिक्स को भी हम लोग यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। उसके कुछ एग्जांपल्स ले ले रहे हैं, बट प्रॉपर तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना नहीं रहे ना। ठीक है, जो भी रोबोट होगा उसे, मशीन होती है कोई भी, उसे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी ना, फिर उसका प्रोसेसर, वो बहुत दूर चीजें हैं। ठीक है, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड थिंग्स वी कैन स्टार्ट हियर। हम्म आ, स्क्रीन भी नहीं है कि हम लोग किसी के स्क्रीन पे किसी एलिमेंट को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो एक तो बात यही हो जाएगी कि स्क्रीन कैसे बनाएंगे। उन सब के लिए फिर लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं। अगेन वो डिजाइनिंग का पार्ट हो जाएगा, कुछ सेंस में स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा। पहले डिजाइन करते हैं, फिर उन डिजाइन चीजों को ही हम लोग प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया विंडो बनाना वगैरह वगैरह, उसके लिए फंक्शंस आते हैं। अभी उतना दूर नहीं जा रहे हैं। प्रॉपर कंप्यूटेशन तो करना ही पड़ता है अल्टीमेटली। तो कंप्यूटेशन पे अभी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तुम्हें लूप लगाना होगा, आना भिड़ेगी तो कहाँ जाएगी, ऐसा वैसा, क्या उसकी स्पीड होगी। जैसे मान लो एक बंद कमरा बना दिया जाए, चाहे एक बाउंड्री में खींच दूं और उस प्रोसेस में 3 कार छोड़ दूं और उन्हें सर्टेन अमाउंट में फोर्स और डायरेक्शन दे दूं। जैसे अभी फोर्स तो है, फोर्स में तो वो भी होता है, केवल वो तो होता नहीं है, मतलब डायरेक्शन भी तो होती है ना फोर्स में। तो भी तो उससे तय होता है किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो अभी ये चीजें थोड़ी मिसिंग है अगर। और लार्जली हम लोग बात तो अभी एक सर्टेन एरिया में सिमुलेशन की बात कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक सर्टेन एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, फिर क्या क्या चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। ठीक है, अब 3 कार है तो उनके 3 मास चाहिए, और इन द सेम वे स्पीड भी सबकी अलग अलग होगी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये भी चलो मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, सेम वे डिस्टेंस भी सबकी आफ्टर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अलग अलग होगी। जरूरी नहीं है ना कि मैं सबको फोर्स दूं ही। ठीक है, ये हो गया। अब हम ऐसे कर सकते हैं, मास स्पीड ऐसे करते हैं, और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सीधे एक साथ ही डिफाइन कर लें। जैसे हमने कार 1 की जो चीजें हैं वो मान लो एक साथ ही डिफाइन कर ली। केवल ये कोड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। है ना, इसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक, आगे छोड़ दो। अच्छा चलो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। कार 2 और ये होगी कार 3। है ना, हम इनको हटा लेते हैं। ये बेसिकली हम लोग प्रोसीजरल से सीधे थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए हैं ऑलरेडी ही इन द फर्स्ट प्लेस ही। ठीक है, वैसे तो व्यक्ति धीरे से जाता है, मैंने सीधे ही इंट्रोड्यूस कर दिया है अभी आपको यहाँ। ठीक है, तो 3 कारों के अब इस तरीके से देख सकते हो कि अगर हमें 100 कार चाहिए तो फिर इस तरीके से फिर 300 वेरिएबल हो जाएंगे। तुम्हें 300 वेरिएबल डिस्कस करने, मतलब डिक्लेयर करने पड़ जाएंगे, उन सबको स्टोर करना। तो फिर प्रोग्राम जो है वो डेटा को कैसे, जो मेमोरी को यूज करेगा ना अल्टीमेटली। आप एक गिवन पॉइंट, कोई मशीन में आपने बनाई है मान लो, ठीक है, लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, आपने कोई गेम बनाया है, उसे चलाने के लिए उनके पास अगर रैम और हार्ड डिस्क ही ज्यादा नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। उतनी स्टोरेज ही नहीं है जितना आपका प्रोग्राम चाह रहा है। ये सारे जितने वेरिएबल्स हैं इनको स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए होगी ना। चला हैंग कर जा रहा है, इसलिए स्टोरेज कम यूज करे। प्रोग्राम हम ऐसा बनाए कि वो स्टोरेज जितना कम से कम यूज करे उतना बेहतर है। ठीक है, ये आगे चल के काम आता ही है।
बट अगेन एफिशिएंसी या फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग केवल तो यही देख रहे हैं कि कोड कैसे बनता है। अब जैसे मान लो कोई गेम है, एनएफएस का गेम है, उसमें 100 कारें हैं। ठीक है, अब 100 कारों को आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो डेटा क्रिएट करना, है ना, और फिर डेटा डिस्ट्रक्शन वो बहुत जरूरी है। मेमोरी को रिलीज भी तो करोगे, अदरवाइज क्या होगा कि जब तक वो सिस्टम चल रहा है, ऐसे गेम चल रहा है, वो मेमोरी को खाया जा रहा है, अल्टीमेटली रैम जो है वो कम हो जाएगी, हैंग होने लगेगा सिस्टम। इसलिए डेटा क्रिएशन तो है ही है, डेटा डिलीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं ना, प्रोग्राम को कह रहे हैं कि वेरिएबल लो बनाओ, एक मेमोरी में कोई जगह लेगा, ठीक है, और वहां पे वैल्यू को असाइन कर देगा। ऐसे 9 हो गया, ऐसे तुम 100 बना दो तो 900 हो जाए, 300 हो जाएंगे। 300 वेरिएबल्स स्टोर करेगा, है ना, पता चला तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है केवल 4। तो उन बाकी के 96 जो कार्स का जो डेटा होगा, हो सकता है आगे चल कभी काम आए, जब आएगा तब उसको क्रिएट करेंगे, तो डेटा डिस्ट्रक्शन भी। हाँ, ये जो बेसिक कंसेप्ट है आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। किसी भी एक गेम्स में तो मान लो हो ही रहा है, सर्टेनली उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। समय चलो अभी थोड़ी देर के लिए मार्क्स मार्क्स कर देता हूँ। एक्सप्रेशन को भी रहना, एक्सप्रेशन चलो उसको एक कर देता हूँ, है ना। हाँ, तो गेम डेवलपमेंट में तो प्रोग्रामिंग का यूज होता ही होता है। तो उस प्रोसेस में मैं एक गेम, चलो मैंने दो एग्जांपल बता दिए, है ना, एनएफएस के। अब चाहो तो आप एनएफएस के बहुत सारे, नीड फॉर स्पीड तो पूरी सीरीज ही आई हुई है, हम गेम्स को खेलो तो फिर वहां से तुम्हें और समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ती होगी। अब इसलिए कार कोई बनाएगा, है ना, फिर वो मूव होगी। अब कार तो फोटोशॉप में या 3D में जिस तरह बनती है उसका तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन मूवमेंट तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगा। डायरेक्ट टेक्स्ट वगैरह चाहिए होता है ये स्पोर्ट्स के गेम खेलने के लिए, जैसे फीफा मैं खेलता हूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट तो सी में ही लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि वो फास्टर रिस्पॉन्ड करता है। इनपुट्स लेंगे ना हमारे, वो कंट्रोलर से इनपुट जाता है और फिर वो परफॉर्म करता है, उतनी देर में वो गेंद लेके निकल गया तो फिर कैसे करोगे। मान लो जितने प्लेयर्स हैं, कोई प्लेयर चल रहा है, खड़ा है, लेफ्ट है, राइट, उसकी पोजीशन कहाँ है, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। बहुत ज्यादा दौड़ता हुआ आया और तुमने उसकी पोजीशन कर दी फील्ड के बाहर ही। तो पोजीशंस के टर्म में, स्पेस के टर्म में, अगर स्क्रीन पे आपको गेम दिखा रहे हो तो उसकी पोजीशनिंग को कंट्रोल करने के लिए, है ना, आप करोगे कंट्रोल कैसे, प्रोग्राम के थ्रू ही तो कंट्रोल करोगे ना, और कितने एलिमेंट हैं सबकी अलग अलग पोजीशनिंग। तो इतना तो दिख ही रहा है ना, कि अगर मान लो जहाँ तक गेम डेवलपमेंट की अगर बात है, लाइफ भी एक सेंस में गेम ही होती है, वहां पे भी स्पेस होता है, अलग अलग एंटिटीज होती है, बहुत सारे लोग हैं, कोई जगह है, कोई भी आप डिस्प्ले पे दिखा रहे हो तो चांसेस है कि आप एक सर्टेन अमाउंट में एलिमेंट्स दिखाओगे, ठीक है, और उन सबसे जुड़ा हुआ जो डेटा है जो आपको कंट्रोल करना है, जैसे मान लो किसी कार की स्पीड हो गई, किसी कार की पोजीशन हो गई, ठीक है, 3D वर्ल्ड में ऊपर हेलीकॉप्टर है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वगैरह वगैरह की बातें, तो उसके किसी एक सर्टेन लेवल पे क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, और गेम्स में जो मूवमेंट वाले गेम है, चाहे एक्शन गेम्स है, उसमें तो मूवमेंट तुम्हें कंट्रोल करना ही है। भले वो कीबोर्ड के थ्रू हो, चाहे नंबर्स के थ्रू तो नहीं होता है ना, चाहे कंसोल कंट्रोलर के थ्रू हो, ठीक है, या फिर माउस के थ्रू हो। तो इन सब चीजों में इनपुट जाते हैं और फिर अल्टीमेटली फिर कैरेक्टर्स को आप कंट्रोल कर पा रहे हो, तो वो आपके इनपुट से वो जो सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है वो कंट्रोल होगा, जो उसके फीचर्स कंट्रोल होंगे वो सारे वेरिएबल्स हैं जो कंट्रोलेबल्स हैं उसमें, उस सिनेरियो में, है ना, उनको डिक्लेयर करना और फिर जरूरत ना होने पे डिस्ट्रॉय करना। अल्टीमेटली फिर जब सिस्टम ही बंद कर देंगे, जब मशीन बंद कर देंगे, तो फिर बात ही अलग है। रोबोटिक्स के केस में क्या है कि वो फिर फिजिकल एंटिटी हो जाती है, वो डिस्प्ले से बाहर आ जाती है, आपको सीधे आंख से दिख रही होगी, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली ये देखा कि प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत गेम डेवलपमेंट की तरफ हम लोग ऐसा लग रहा जा रहे हैं, कम से कम लर्निंग के प्रोसेस में, है ना, करेंगे क्या वो तो पता नहीं, अभी के लिए एटलीस्ट फॉर द टाइम बी। उसमें ये दिख रहा है कि वेरिएबल्स जो है वो स्टोर करते हैं डेटा, जो उसका कंप्यूटर से, है ना, रिलेशन है एक प्रोग्राम का, उसको थोड़ा समझने और ज्यादा इसमें समझा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिक्लेरेशंस मतलब एक सेंस में नहीं हुआ, बट हाँ, यस, वी अंडरस्टूड समथिंग। ठीक, चलो, बाय।